मेथड्स को या बिहेवियर्स को ऑप्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब एक बार कोई कोड पेरेंट्स के पास लिखा गया है तो बस उसका चाइल्ड बना दो, चाइल्ड के अंदर उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हो। हजारों लाइन का कोड लिखा हुआ है और सिर्फ चाइल्ड बना दो, उसके अंदर वो सारा कोड बिना लिखे हुए भी आप यूज कर सकते हो। तो ये फायदा है किसका? इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। और रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स के फायदा क्या होता है? इसको बोलते हैं WORA। प्रोग्रामिंग की भाषा में से रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को बोला जाता है WORA। राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखिए, कहीं भी उसको रन कीजिए। इनहेरिटेंस या रीयूजेबिलिटी का फायदा ये होगा कि मेमोरी की बचत करिएगा, समय की बचत कीजिएगा। सोचिए, बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट कम से कम टाइम में कंप्लीट होगा कि नहीं? बार बार सेम सेट ऑफ कोड्स को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये फायदा है किसका? इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस कितने तरह का होता है? 4 तरह का इनहेरिटेंस होता है। नहीं, कौन कौन सा? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। अगर मान लीजिए कि एक पेरेंट्स के एक ही बच्चा है, मतलब एक ही चाइल्ड है, तो कौन सा इनहेरिटेंस है? सिंगल। लेकिन एक चाइल्ड के 2 पेरेंट्स हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का। एग्जाम्पल किसका हुआ? मल्टीपल इनहेरिटेंस का। लेकिन एक पेरेंट्स के 2 चाइल्ड है, ये किसका एग्जाम्पल है? हायरार्किकल। किसका एग्जाम्पल होगा? हायरार्किकल। इससे हुआ तो क्या मतलब? नहीं कहने का हम बोले कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है अ चाइल्ड हैविंग मल्टीपल पेरेंट्स। एक चाइल्ड क्लास का 2 पेरेंट्स क्लास है, तो क्या बोलेंगे इसको? चाइल्ड हैव मल्टीपल पेरेंट्स। अब जैसे कि मान लो ये क्या है? एक कंप्यूटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट है और डिवाइस क्लास का भी ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो इसके कितने पेरेंट्स होंगे? 2 पेरेंट्स। A child having multiple parents, क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होगा? हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चाइल्ड का जब कॉन्सेप्ट हो, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चाइल्ड का जहाँ कॉन्सेप्ट हो, तो क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और एक क्या होता है? हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होता है? अब पेरेंट्स हैव 1 or more than 1 child, but a child have a single parent। तो क्या बोलेंगे? हायरार्किकल। मतलब एक पेरेंट्स के पास एक या एक से अधिक चाइल्ड हो सकता है, लेकिन सारे चाइल्ड के पास एक ही पेरेंट्स होंगे, तो क्या बोलेंगे इनको? हायरार्किकल। तो कितने तरह का इनहेरिटेंस होता है? अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो बोलेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म ये 2 वर्ड को मिला के बना है, पॉली और मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है अनेक, मॉर्फ का मतलब होता है रूप। अगर एक ही ऑपरेटर या एक ही फंक्शन का कई रूप हो जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकता हो, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये कि उप समय ये अलाउ करता है कि आप एक ही फंक्शन से अलग अलग तरह के काम को करवा सकते हैं, एक ही ऑपरेटर से अलग अलग तरह के काम को करवा सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना होता है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? कि जो पहले से है उसके अलावा और लाद दो, उसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। तो मान लो एक फंक्शन पहले बना हुआ था ए नाम से एक क्लास के अंदर, और ए नाम से एक और फंक्शन क्लास ए के अंदर बना देंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? ओवरलोडिंग। पहले से ए नाम के था, फिर एक और बना दिए, फिर और एक बना दिए, तो क्या बोलेंगे इसे? ओवरलोडिंग। तो कहेंगे कि एक क्लास के अंदर अगर एक फंक्शन का मल्टीपल डेफिनेशन दिया जाए, एक ही फंक्शन का मल्टीपल डेफिनेशन दिया जाए, तो इसी फीचर को क्या कहेंगे? ओवरलोडिंग।
दूसरा टर्म क्या है? ओवरराइडिंग। दूसरा क्या है? ओवरराइडिंग क्या होता है? तो चाइल्ड के द्वारा पेरेंट्स से ऑप्ट किए गए, पेरेंट्स से हासिल किए गए फंक्शन को अगर दोबारा लिखा जाए, दोबारा डिफाइन किया जाए, तो इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या हुआ? चाइल्ड क्लास के ब्लॉक में पेरेंट्स क्लास से इनहेरिट किए गए फंक्शंस को अगर फिर से डिफाइन किया जाए, दोबारा लिखा जाए, तो ये कहलाएगा ओवरराइडिंग। ओवरराइड का मतलब ऐसे भी लोग देख रहे हैं आजकल बहुत, तुम हमारे बात को ओवरराइड करो। ओवरराइड मतलब क्या? हम बोले कुछ और, काट के उसको कुछ और कर दें, तो क्या बोलेंगे इसी को? ओवरराइडिंग। ओवरराइड का मतलब क्या हुआ? जो पहले साथ था उसको हटा के कुछ अलग कर देना। अब जैसे कि मान लो किसी ने नेम प्लेट लगाया, नेम प्लेट वही रहेगा, ससुराल नाम खाली वहां स्टिकर अपना लगा दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? वही प्लेट है लेकिन ओवरराइडिंग नहीं। तो ओवरराइडिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मान लो इस बॉटल पे लिखा हुआ है ऑफिस, और इस पे कोई लेवल चिपका दिया क्या? गुलशन। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग का मतलब क्या हुआ? जो पहले से है उसी के अलावा उसका एक नया फंक्शनलिटी चिपका दिया गया, तो ये क्या है? ओवरराइडिंग। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट आर एक्चुअली नीडेड फॉर द यूजर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट शुड बी हिडन। मतलब एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ वो पार्ट दिखलाओ जो कि एक्चुअल जरूरी है यूजर्स के लिए, अब बाकी सारी चीजों को छुपा दो। और रियल टाइम में ये बातें हर जगह अप्लाई, हमारे बॉडी में नहीं है। किडनी लिवर बाहर से दिख रहा है क्या किसी को? नहीं ना। ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स है वो दिख रहा है क्या लोग? नहीं, जो जरूरत की चीज है वो दिख रहा है, बाकी सब क्या है? हाइड है। ये टीवी है तो क्या सब कुछ दिख रहा है इसके अंदर जो भी लगा है? नहीं, जो जरूरत की चीजें दिख रही है, बाकी सब क्या है? छुपा हुआ है। तो जब रियल टाइम में कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर का सारी चीजें नहीं दिखेगी, सिर्फ वही चीज दिखाना है जो कि यूजर को जरूरी है, बाकी चीजों को क्या करके रखेंगे? हाइड करके रखेंगे नहीं। और इसी फीचर्स को क्या कहेंगे हम? एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, एब्स्ट्रैक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बोलिएगा एक्सेस मॉडिफायर का ही। कल वाला फाइलवा नहीं बुझा रहा है? नहीं ना है। एक्सेस मॉडिफायर क्या है? एक्सेस मॉडिफायर क्या नाम है उसका? एक्सेस मॉडिफायर। खैर कल नोट तो कर ही लिए होगे ना तो लोग साथ ही साथ, तब फिर क्या मसला है? बताए हैं हाँ एक्सेस मॉडिफायर, और 3 तरह का एक्सेस मॉडिफायर बताए हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। इवन कि हम ये भी बताए थे कि जावा में 3 की जगह क्या होता है? 4 होता है। हाँ 4। याद रख लो कि जावा सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का गॉडफादर है, बाप है। क्यों भाई? तो जावा में नियम कानून बहुत तगड़े हैं, जावा में लाइब्रेरी और फीचर्स बहुत तगड़े हैं। अब जिसको जावा प्रोग्रामिंग आता है बाकी सब प्रोग्रामिंग उसके लिए आसान लगेगा, ये भी समझ लो। जो जावा सीख लिया उसके लिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ईजी है। तो अगर असली प्रोग्रामिंग सीखना है तो कैसे बोलते हैं कि असली अगर संगीत सीखना है तो शास्त्रीय संगीत को सीखो, है ना? तो उसी तरीके से अगर असली प्रोग्रामिंग है, मतलब जो जिसमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, वो क्या है? तो ये तो कुछ बेसिक्स हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू किया जाए आज से। अब देखो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना आसान है एज कंपेयर टू प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसी को हम लोग जरा कंपेयर करें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो कोई भी एक आईडी ओपन कर लेते हैं। एक आईडी है जिसका नाम क्या है?
अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में कौन सा हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता था, या सी लैंग्वेज का जब बेसिक प्रोग्राम लिखते थे तो क्या लिखते थे, वाइड मेन लिखते थे। और यहाँ जाकर के आप अगर चाहते थे स्क्रीन को क्लीन करना तो क्या लिखते थे, CLRSC, पक्का। और अगर चाहते थे कि स्क्रीन होल्ड रहे, हाँ, तो क्या लगाते थे। अब अगर रन करेंगे तो कोड रन होगा, नहीं रन होगा। क्यों नहीं रन होगा, क्योंकि एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है, CLRSCR should have a prototype, get CS should have a prototype। तो अगर ऐसा एरर आया, इसका मतलब कि ये देख लो कि ये दोनों फंक्शंस देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम इस लाइन में कर क्या रहे हैं, इस लाइन में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो दो तरीका, या तो आप इंक्लूड करो हेडर फाइल को, या डिफाइन करो फंक्शन को। या तो इसी प्रोग्राम में इस फंक्शन को लिखो, या फिर ऑलरेडी किसी हेडर फाइल के अंदर लिखा गया तो उसे इंक्लूड करो। तो ऑलरेडी लिखा गया है ये किसी हेडर फाइल के अंदर, हमको ये भी नहीं पता, तो हम जस्ट राइट क्लिक करेंगे, बता देगा कि किस हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है, इसको बता दिया। अगर इसके बारे में पढ़ने की भी कुछ जिज्ञासा है तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिया होगा यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैश इंक्लूड conio.h। अब ये प्रोग्राम रन करेगा, हाँ क्यों नहीं, ये प्रोग्राम हमारा अब रन करेगा। कोई एरर आया, लेकिन कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। मान लो एक मैसेज हमें प्रिंट करना है, हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, ये एक मैसेज हमें प्रिंट करना है। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए अगर हम C के बैकग्राउंड से आए हैं तो हम क्या लिखते थे, याद है, प्रिंटफ लिखते थे। और उसके बाद यहाँ मैसेज डॉट डालना होता था, दिस इज माय, ऐसे ना, फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, कुछ ऐसा मैसेज डालिएगा आप। लेकिन ये स्टाइल कहाँ का है, C लैंग्वेज का। C++ में ऐसा नहीं करते, बल्कि इसके जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे Cout। क्या यूज़ करेंगे, Cout। और Cout के बाद हमें इस एरो ऑपरेटर्स को यूज़ करना होता है। और अब आपको यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स देने की जरूरत, लेकिन जैसे ही रन करिएगा यहाँ एरर आएगा। एरर क्या आएगा, अनडिफाइंड सिंबल Cout, अनडिफाइंड सिंबल। तो Cout बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। Cout क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एक क्लास का, और उस क्लास को जिस हेडर फाइल में लिखा गया उसका नाम है iostream.h। क्या नाम है, iostream.h। अगर नहीं बात पता तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए, क्या कीजिए, तो देखिए क्या कह रहा है, प्री डिफाइंड C++ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रीम क्लास का। आप किस स्ट्रीम क्लास का, आप देख लो, Cin, Cout, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट, Cout के लिए लिखा हुआ है। और एक किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो हम बोल रहे हैं वो हवा में नहीं है, हर चीज को मैं चेक करके दिखाऊंगा। एक किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, iostream क्लास। तो इसका मतलब हमें अभी मुझे क्या करना होगा, iostream को इंक्लूड करना होगा। ऑल राइट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैश इंक्लूड iostream.h। क्यों लिखेंगे, समझ में आया, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं iostream क्लास का। तो iostream को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। अब जब रन करेंगे कोई इशू नहीं, क्या बात है, पहला प्रोग्राम हमारा रन कर गया। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। कोई मसला, कोई दिक्कत, नो। अच्छा, हाँ, कॉनियो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लियर स्क्रीन और गेट CH यूज करना है। नहीं करना हो तो नहीं करेंगे। मतलब C का जो भी हेडर फाइल था वो सब यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब C का सब कुछ तो है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। दिस इज माई फर्स्ट
प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, ये तो हो गया करेक्ट। अच्छा, आपसे अगर बोला जाए कि सी में हमें एक यूज़र का नाम पूछना है या लैंग्वेज का नाम पूछना है और उसके बाद लिख देना है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन उस लैंग्वेज का नाम, कैसा रहेगा? तो अब हम यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में तो ये काम बहुत ही आसान था ना, स्कैनएफ का यूज़ करते थे हम लोग। तो चलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल क्या ले लेते हैं? नेम ऑफ कोर्स। नेम ऑफ कोर्स मान लो 20 कैरेक्टर का, चलेगा? अब इनपुट लेने के लिए क्या करते थे हम लोग, याद होगा आपको? आप इसके लिए लिखते थे स्कैनएफ। सबसे पहले क्या लिखते थे? प्रिंट, ऐसे लिखते थे आप, प्रिंट एफ और एंटर, यही ना लिखते थे, एंटर नेम ऑफ कोर्स ऐसे देते थे, थोड़ा स्टाइलिंग भी साथ में लेके चले। फिर क्या लिखते हैं आप? स्कैनएफ लिखते हैं और यहाँ पे आपको देना होता फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या देते? फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिकॉज आप बताते कि इसमें टीजर वैल्यू जाएगा, क्या स्ट्रिंग वैल्यू जाएगा, कैरेक्टर जाएगा, यही ना। और उसके बाद क्या लिखते? एम्परसेंड और वेरिएबल का नाम, जो क्या था? एनओसी, ऐसे ही ना लिखते। और अगर प्रिंट करना होता तो इसमें एनओसी को जोड़ देते, लेकिन ये तो सी का तरीका है। तो सी प्लस प्लस में कैसे लिखेंगे? तो पहली बात कि प्रिंटएफ यहाँ नहीं लिखना है आपको, प्रिंटएफ के जगह पे क्या चलता है यहाँ? सी आउट। क्या चलता है? प्रिंटएफ के जगह क्या? सी आउट। और स्कैनएफ के जगह सीन। अब सीन, हाँ, सी इन, सी इन। और जब इन लिखेंगे तो इस ऑपरेटर को यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो चेंज हो रहा है। और यहाँ कोई परसेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, कोई एम्परसेंट देने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे देना है। कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं देना है। खुद इतना होशियार है, समझ जाएगा कि कैरेक्टर वैल्यू है, स्ट्रिंग है कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि डबल है। तो हमने क्या लिखा है? एंटर नेम ऑफ कोर्स, सी आउट किया हूँ इसको और सीन कर दिया हूँ किसके अंदर? एनओसी के अंदर, जो ये वेरिएबल था। अब मान लो मुझे इसे प्रिंट करना है ना, तो ये सी प्लस प्लस यहाँ तो नहीं देना है, बल्कि यहाँ फिर एक लगाएंगे ऑपरेटर और यहाँ क्या डाल देंगे? सी एनओसी। एनओसी के अंदर वैल्यू है। ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का नाम क्या है? नेम ऑफ कोर्स। तो ये जो है, मान लो एक बाउल है, कटोरा है या लंच बॉक्स है, जिसके अंदर क्या है? आलू पराठा रखा है ना। और उस इसी में अब आलू पराठे की जगह पे क्या रखना है? मान लो कुछ और कटलेट रखना है, समोसा रखना है, गाजर का हलवा। अच्छा, गाजर का हलवा रखना है। तो यहाँ क्या लेंगे? एनओसी। सीन का मतलब कि इसके अंदर रख दो, किसके अंदर? एनओसी के अंदर। और यहाँ हमने एनओसी लिखा, मतलब एनओसी के अंदर जो रखा है उसको क्या करो? प्रिंट कर दो। सी आउट का काम क्या होता है? प्रिंट करने का। सीन का काम क्या होता है? इनपुट करने का। सीन किसके लिए है? इनपुट के लिए। तो सीन किसके जगह यूज हो रहा है? स्कैनएफ के जगह पे। सी आउट किसके जगह यूज हो रहा है? प्रिंटएफ के जगह पे। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अब रन करके देखें। और हमें तो उससे ज्यादा इजी लग रहा है। रीजन क्या? स्कैनएफ में %s, %d, %f बहुत सारा टेंशन लेके चलना पड़ता था। यहाँ लेके चलना पड़ रहा है क्या? नहीं। रन करें। अब हमसे क्या पूछ रहा है? नेम ऑफ कोर्स। मान लो हम पहली बार डालेंगे पाइथन, तो क्या आएगा? दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। हालांकि ये झूठ है, ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है और अभी क्या ये प्रिंट कर रहा है? दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। अच्छा, नेक्स्ट टाइम रन किया हमने और क्या डाल दिया? जावा। अब क्या लिख कर क्या आएगा? दिस इज माई फर्स्ट। ये तो और बहुत बड़ा झूठ है। दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। अच्छा, और इस बार क्या डालता हूं मैं? सी प्लस प्लस। क्या लिख कर क्या आएगा? दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। ये सही है। तो सही है, तब छोड़ देते हैं। अब बताओ, सी प्लस प्लस का एक बेसिक प्रोग्राम लिखना आया? यूजर इनपुट लेने के लिए क्या किया हमने? सीन। और आउटपुट के लिए क्या यूज किया? सी आउट। यहां अगर लाइन कभी चेंज करनी हो तो लाइन चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं? इंडेल। इसमें /n भी चलता है, लेकिन क्या लगा सकते हो? इंडेल। अब देखना, लाइन चेंज होकर के नीचे आएगा,
अब देख कर्सर जो ऊपर ब्लिंक करता था अब कहाँ कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ क्या लगा दिए हैं, इंडेल। और यहाँ अगर हमने C++ डाला तो क्या आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C। हाँ बिल्कुल, ये तो ये लगाना पड़ेगा, ये आउट ऑपरेटर्स है और ये क्या है, इन ऑपरेटर है। अंदर जाना है मतलब इन, बाहर आना है मतलब आउट। करते करते याद हो जाएगा, रटना थोड़ी पड़ता है। अब बोलो कोई डाउट तो पूछो पहले, तो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है यहाँ तक, पक्का? आगे बढ़े थोड़ा। ऑलराइट, हाँ अब आइए, रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं बच्चा, वो समझ लो। जब आप यहाँ वॉइड नहीं लिखिएगा ना, तब आपको यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न 0 लिखना होगा। अगर नहीं लिखिएगा तो कंपाइल कीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, एक वार्निंग आएगा, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब अपने मन से क्या लिख दिया है, इंट। और ये जो इंट लिखा है इसको बोलेंगे रिटर्न टाइप। इसका मतलब यह है कि हम बोल रहे हैं कंपाइलर को कि मेन जो फंक्शन है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। मान लो बचवा को बोल देंगे कि आज हम घुमावे ले चलेंगे, तो उसका मन लगा रहेगा ना उसमें। उसी तरीके से जब इसको एक बार बोल दिए कि मेन फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मुझे इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, हाँ तब आप रिटर्न 0 लिखो। अब जब कंपाइल करेंगे कोई वार्निंग नहीं आया। लेकिन अगर हम रिटर्न 0 नहीं लिखना चाहते और हम चाहते वार्निंग भी नहीं आए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ऐसे भी मेन से क्या रिटर्न करवाना है, कुछ नहीं। जब मेन से कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाइड लिखेंगे। समझ में आया? तो हम हाँ ये वाला, ये साइज बताए हैं। इसका मतलब ये है, देखो अगर मान लो खाली हम ऐसे लिख देते हैं ना बच्चा, खाली अगर हम ऐसे लिखते कैर NOC, तो पता ही क्या करता, ऐसे लिखने पे एक सिंगल ब्लॉक बना देता। एक सिंगल ब्लॉक बनाता कितने बाइट का, 1 बाइट का। अब इसी में जितना कैरेक्टर रखना है रख लो। और जितना कैरेक्टर कितना रखाएगा, कंप्यूटर में 1 बाइट मतलब 1 कैरेक्टर। लेकिन हमको तो कोर्स का नाम कम से कम 5, 6, 7, 8 कैरेक्टर का चाहिए था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए। अब अगर मान लो हम कम लिखते हैं क्योंकि यहाँ जगह वो कम है, तो यहाँ अगर 10 लिखे हैं, इसका मतलब पता है क्या करेगा, एक एरे बना देगा। एरे पढ़े है ना, एक एरे बनाएगा और उस एरे में कई गो ब्लॉक रहेगा। अब हम मान लो कि यहाँ पाइथन रखेंगे तो PYT इसमें आएगा, HON ऐसे आएगा। समझ में आया क्यों 20 लिखे हैं? तो जो डाउट हो खुल के पूछिए, हम बताएंगे हर लाइन का मतलब कि क्या होता है, क्यों लिख रहे हैं। आगे बढ़े। अच्छा, मान लो एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का हमें प्रोग्राम करना है। क्या करना है? एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना है। यहाँ कमेंट लिख लें एक लाइन, स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम लिखना है हमें। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट में स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है जी? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, एकदम कम से कम लेके चलेंगे तो क्या लेके चलेंगे, नाम हो सकता है। नाम के अलावा क्या हो सकता है उसका, कोर्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, और उसका फीस हो सकता है, या फिर डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, उसका फीस हो सकता है कि नहीं, और उसका क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर बा हो सकता है। बैठिए, हाँ अभी तो एडमिशन लिया, रोल नंबर अभी नहीं मिला है। ये हो सकता है।
स्टूडेंट से रिलेटेड मान लो ये सारा डेटा रखना है मुझे। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ सबसे पहले डेटा इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? सी आउट लिखेंगे और क्या डालेंगे यहाँ पे? एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, यही ना लिखेंगे? अच्छा, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट ऐसा लिखिएगा। और सीन क्या लिखिएगा? नेम, यही ना लिखिएगा? और फिर क्या लिखिएगा? सी आउट एंटर, हाँ, कोर्स ऑफ स्टूडेंट, ये लिखिएगा। और फिर क्या लिखिएगा? सीन क्या लिखिएगा? कोर्स। और फिर क्या लिखिएगा? सी आउट एंटर डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट, यही ना लिखिएगा? और क्या लिखिएगा इसमें? किस में लिखिएगा? DOA नाम में इनपुट लीजिएगा। और क्या लिखिएगा? फिर सी आउट और उसके बाद क्या? एंटर फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही ना लिखिएगा? एंटर फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट। और क्या लिखिएगा? पक्का फोन, ऐसा ही लिखेंगे आप? अब बताइए कि हाँ, उसके बाद एक अभी काम खत्म कहाँ हुआ है? सी आउट क्या? एंटर फी ऑफ द स्टूडेंट, क्या? और क्या लिखेंगे? सीन फी। आप लोग भी टाइप कर ही लिए होंगे इतनी जल्दी। तो आगे आ जाए। चलिए, यहाँ तक इनपुट का तो काम हो गया हमारा। लेकिन ये सिर्फ कितने स्टूडेंट का? एक का ना? अगर दूसरे स्टूडेंट का इनपुट करना होगा तो फिर इतना लिखना पड़ेगा। अब यहीं पे आवश्यकता किसकी पड़ रही है? ओप्स का। अगर ओप्स होता तो बार बार इतना लिखना नहीं पड़ता। अब उतना ही नहीं, अब यहाँ तो एक स्टूडेंट का, अगर दूसरे स्टूडेंट का अगर नेम रखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अब फिर से लिखना होगा नेम वन, है ना? लो, ये तो और इरिटेटिंग है। फिर लिखना पड़ेगा कोर्स वन, डेट ऑफ एडमिशन वन। ये तो 2 स्टूडेंट के लिए। अगर मान लो कि अगर 2000 स्टूडेंट हो तो बोलेंगे रहने दीजिए, मैनुअली काम कर लेंगे। नहीं, कितना मुश्किल होगा। अब यहाँ पिक्चर में आया ओप्स, क्योंकि ओप्स देखो इस काम को कितना आसान कर देगा। और अगर हम डेटा डाल भी देंगे तो किसी का अगर नाम पता है तो उसका कोर्स हम निकाल लेंगे क्या? नहीं, इसमें तो नहीं निकलेगा क्योंकि वेरिएबल इंटैक्ट नहीं है। और ये जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है इसी को कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो हमने डाला पंकज, ऐसे पंकज का मतलब है क्या होता है मालूम है आप लोग को? क्या? कमल। कोर्स मान लो BCA, और डेट ऑफ एडमिशन मान लो 12/12/24, और फोन नंबर मान लो 9334206243, और उसका फी डाल देते हैं इस तरीके से। अब देखो ये फोन नंबर हमारा यूनिवर्सल है, सब में हम डाल देते हैं। हाँ, और मुझे पता भी नहीं कि किसका फोन नंबर है, बस डाल देते हैं। हाँ? क्योंकि यही एक नंबर भी याद है मुझे, और कोई नंबर भी याद है। किसी का नंबर है या बस ऐसे ही याद? नहीं, तो पहले रिलायंस वाला नंबर वो आता था ना, रिलायंस CDM में, है ना? तो ये मेरा समझ लो कि फर्स्ट नंबर था। अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मेरे पास ये नंबर नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर था, इसलिए याद है। तो नेम, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन, फोन। और अब ये तो तरीका नहीं है सही, बंद कर दो इसे। अब इसको हम किस अप्रोच के साथ करते हैं? ओप्स से करना हो तो कैसे इस काम को करेंगे? देखो, तो ओप्स के लिए बच्चा सबसे पहले हमें क्लास बनाना होगा। क्या लिखेंगे? क्लास। और क्लास का नाम क्या रखेंगे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट
मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं तो क्लास का नाम क्या रखेंगे, स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ ब्लॉक बनाएंगे। अब ब्लॉक बनाने के लिए पाइथन को छोड़ दिया जाए तो C++, जावा, इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसका यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का। पाइथन में इसके जगह पे कोलोन का यूज होता है। अब यहाँ इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए C++, जावा में टर्मिनेटर के रूप में क्या यूज होता है, सेमीकोलन। इसका मतलब कि क्लास यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ क्लास क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। बंद करना जरूरी है, बंद नहीं करेंगे तो गड़बड़ है, एरर आएगा। अब ये तो आपने क्लास सिर्फ लिखा, क्लास के अंदर क्या होता है, तो क्लास के अंदर क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होंगे। और एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब एकदम ठेठ भाषा में वेरिएबल हो सकता है, और क्या हो सकता है, मेथड हो सकता है। अब मेथड्स कहने का मतलब एकदम ठेठ भाषा में फंक्शन। मेथड कहने का मतलब फंक्शन हो सकता है, पक्का। अच्छा, अब आओ, जब वेरिएबल्स की बात करेंगे बच्चा, तो वेरिएबल भी यहाँ पे कम से कम दो तरह का होगा। क्या क्या, एक होता है वेरिएबल इंस्टेंस, क्या होता है, और एक होता है स्टैटिक। आगे हम लोग इसको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे, बट इतना याद रख लो कि एक क्लास के अंदर दो ही चीजें मिलेंगी। क्या क्या, या तो एट्रीब्यूट्स या फिर दोनों, है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल्स कितने तरह का हो सकता है, या तो इंस्टेंस या तो स्टैटिक। इंस्टेंस कहने का मतलब जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो, और स्टैटिक कहने का मतलब जो सबके लिए एक हो। अब पूछे कि आप लोगों का, अच्छा इसे पूछे कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जहां तुम पढ़ रही हो, हबनेट, तो इसका क्या होगा, तो गुलशन का क्या होगा, तो सबका कॉमन ही होगा ना, तो क्या बोलेंगे, स्टैटिक। ये हुआ स्टैटिक, वेरी गुड। लेकिन अगर पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तन्नू, तो इसका नाम क्या है, प्रिया, तो इसका नाम क्या है, तो उसका क्या है, सबका अलग अलग ना, तो नेम सबका अलग अलग। तो नेम किसका एग्जांपल होगा, इंस्टेंस का। लेकिन नेम ऑफ इंस्टीट्यूट किसका एग्जांपल होगा, स्टैटिक का। तो समझ में आ रहा है, जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्लास के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगा, वो किसका एग्जांपल है, स्टैटिक का। जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होगा एक क्लास के अंदर, वो किसका एग्जांपल है, इंस्टेंस का। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जांपल, उदाहरण। और यहाँ इंस्टेंस बोला जाता है ऑब्जेक्ट को। इंस्टेंस किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को। अब मेथड के अंदर, मेथड मतलब क्या होता है, फंक्शन। मेथड मतलब क्या होता है, फंक्शन। और फंक्शन कितने तरह का होता है बच्चा, पता है, हाँ, कैसे कैसे पता तुमको ना, स्टैटिक। और एक और होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। मतलब टोटल कितने तरह का हमें फंक्शन पढ़ना पड़ेगा C++ में, 4 तरह का। क्या क्या, इंस्टेंस, स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो ये 4 तरह का फंक्शंस पढ़ना है। अब एक एक करके देखना शुरू करें। चलिए, तो आगे बढ़ते। ये तो समझा दिए कि इस क्लास के अंदर जो भी दिखाई दे उसको, यही इनमें से कोई एक होंगे, बाहर के नहीं होंगे, है ना। अगर बोल दिए कि BCA क्लास में इन्हीं बच्चों में से कोई होगा, अगर कोई बोलता है कि हम BCA बैच में पढ़ते हैं, तो समझ लो कि इन्हीं 10 लोगों में से कोई एक होगा। उसी तरीके से अगर बोले कि स्टूडेंट क्लास, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट्स हो सकता है, मेथड हो सकता है। एट्रीब्यूट्स में इंस्टेंस हो सकता है या स्टैटिक हो सकता है। मेथड्स में या तो इंस्टेंस हो सकता है, या स्टैटिक हो सकता है, या कंस्ट्रक्टर हो सकता है, या डिस्ट्रक्टर हो सकता है। अब शुरुआत करते हैं। अब ये जो वेरिएबल यहाँ लिखे है ना बच्चा, वो नहीं लिखने की आवश्यकता है। मतलब इसको यहाँ से क्या कर लो, कट करो, और इसको कहाँ डाल दो, Alt+P पेस्ट कर लो। यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, अरे हाँ छूट गया है वो। नमस्कार, नहीं, हाँ एक बार कॉल करके पूछ लीजिए ना, जैसा वो बोलते हैं वैसा।
सर, तो वो मांगे थे आपसे, मांगे थे तो छोड़ दीजिए। हाँ, तो एक काम कीजिए ना, तो कल ही लेके आइए। ऐसे भी तो आज तो अवेल होगा नहीं जो आप छोड़ के जाइएगा, तो कल कोशिश कीजिएगा ना कि 1:30 बजे तक आ जाए। उनको हम कोशिश करेंगे। अच्छा, 2 ही बजे तक आइएगा। अच्छा कोई नहीं, 2 ही बजे तक आइएगा। कल बोलेंगे कि रुकिए। हाँ, हो गया है अभी। हाँ, तो चलो इसको कंप्लीट करें पहले। अब इसके बाद हम लोग, ये तो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए है ना। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सारा काम हमने क्या किया है, इसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। आप इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किए हो इन 2 लाइन में। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक। और यहाँ अगर कुछ नहीं लिखे तो पता है क्या लिख देगा C++, अगर हम कुछ नहीं लिखे हैं तो क्या लिख देगा, प्राइवेट। तो ये जो प्राइवेट लिखे हैं ना, ये क्या है, यही है आपका एक्सेस मॉडिफायर। और ये जो है एक्सेस मॉडिफायर, ये क्या कह रहा है C++ को कि इसको कहाँ से, इस क्लास के बाहर से, मतलब ये बाउंड्री के बाहर से इसको किसी भी सूरत में एक्सेस मत होने देना। किसको, नेम को, कोर्स को, डेट ऑफ एडमिशन को, इन सारे वेरिएबल्स को। लेकिन अगर यहाँ हम लोग पब्लिक लगाने जा रहे हैं फंक्शन के ऊपर, मतलब फंक्शन को हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या बना रहे हैं, पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं। बोले कि ये वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किया उसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया। प्राइवेट इसलिए डिक्लेयर किया कि वेरिएबल्स को डायरेक्ट क्लास के बाहर से कोई यूज ना कर सके, और फंक्शंस को हम लोग पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हम फंक्शंस को क्लास के बाहर से यूज कर सके, है ना। अब मान लो कि हम डायरेक्ट बोले कि कोई लैपटॉप है तो कोई इसमें पावर बटन है, दबा के ऑन कर सके, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई शॉर्ट करके ऑन कर सके, नहीं। तो बटन दबा के ऑन कर सके, क्या हुआ, फंक्शन हो गया। और अगर डायरेक्ट हो गया कि उसको हम शॉर्ट करें, मतलब डायरेक्ट आप वेरिएबल्स को बाहर से एक्सेस करना चाह रहे हो, जो सही है नहीं। तो ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई है बंदा, वैसे मान लो कि उसको हम कॉल किया, अरे हुआ कि नहीं, उसका हम बाल पकड़ के उठा लिए, तो वो अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट मेंबर्स को कभी भी क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा, लेकिन हम पब्लिक मेंबर्स को क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे प्राइवेट मेंबर्स हैं। अभी जो बनाने जा रहे हो क्या है, पब्लिक मेंबर्स हैं। और इन सबको क्या बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ द क्लास। मान लो यहाँ पे हम लोग क्या कर रखते हैं, इनरोल स्टूडेंट, क्या कर रख सकते हैं, इनरोल मतलब क्या होता है, एडमिशन करवाना, है ना, इनरोल स्टूडेंट। अब एक चीज गौर कर रहे हो कि इनरोल स्टूडेंट जो लिखे हैं उसमें इनरोल सब छोटका है और स्टूडेंट का एस बड़का है। इसको बोलते हैं कैमल केस। उठवा का नहीं देखते हो, बिचवा में उठल, है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में कैमल केस। क्या बोलते हैं, कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि जब 2 वर्ड को मिलाकर के आप एक वर्ड बनाते हो, तो दोनों वर्ड का जो ज्वाइंट होगा उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो क्या बोलेंगे इसे, कैमल केस। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर ई बड़का लिख देंगे तो ये थोड़ी काम नहीं करेगा, करेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका है कि फंक्शन का नाम जब भी लिखो तो किसमें लिखो, कैमल केस में, कैपिटल में नहीं। कैमल केस का मतलब फर्स्ट वर्ड जो है वो सब छोटा और सेकंड वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा, याद रहेगा, कैमल केस। अब ये फंक्शन अरे कुछ हो लिख दो ना, भागेगा नहीं है ना, एरर देगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका है कि ऐसे लिखना है। ये भी जरूरी नहीं है कि एस कैपिटल रहे। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ
एक गाइडलाइन है कि ऐसे लिखो, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। डिफाइन मतलब कैसे समझ में आता? हाँ, समझ में आता है, और जो डेवलपर्स ने पहले लिखा वो इसी पैटर्न पे लिखे। अगर आप वैसे लिखेंगे तो एक स्टैंडर्ड माना जाएगा। अच्छा, मान लो कोई टोपी ऐसे पीछे पहनता है तो टोपी उड़ तो नहीं जाएगा नहीं सर। आगे से, लेकिन पहनेगा तो क्या एक स्टैंडर्ड तरीका है। यस सर। चपलवा उल्टियों लोग पहनता है, लेकिन तरीका स्टैंडर्ड क्या है, सीधा। तो हर एक काम को करने के लिए एक गाइडलाइन दिया गया है। अगर उस गाइडलाइन को आप फॉलो करते हो तो वो एक स्टैंडर्ड वे माना जाता है, नहीं। और अगर आप उसको डिसोबे करते हो तो वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं माना जाएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अगर हम ई बड़ा लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। नो, एरर नहीं आएगा, बट दिस इज नॉट राइट वे टू डिफाइन अ फंक्शन नेम। अगर वही आप यहाँ पे ई छोटा लिख रहे हो तो ये सही है, स्टैंडर्ड तरीका है। इसको बोलते हैं कैमल केस, है ना। इनरोल स्टूडेंट। अब आओ, यहाँ इनरोल स्टूडेंट में क्या होना चाहिए बच्चा, तो ये सब बतवन लिखा होना चाहिए, नहीं, ये सब बात क्या होना चाहिए वहां पे लिखा होना चाहिए, हाँ कि ना। अल्ट ई और उसके बाद क्या करेंगे, कट, और इसको कहाँ डाल देंगे हम, अल्ट ई पी, हो गया। अब देखो, ठीक है। तो हमने लिखा इनरोल स्टूडेंट, और इनरोल स्टूडेंट क्या है, एक मेथड है। क्या बोलेंगे इसको, इससे हम बोलेंगे मेथड। क्या है, एक मेथड। और इसको कौन सा मेथड बोलेंगे, इंस्टेंस मेथड है। ये क्या है, इंस्टेंस मेथड है। और ये स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन सेट कर देगा, राइट। अगर वही मुझे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, void शो स्टूडेंट, शो स्टूडेंट, ये भी कर सकते हैं ना, या इनरोल के जगह पे शो कर सकते हैं, या गेट लिख सकते हैं। चलो शो ही लिखते हैं, चलेगा। इट मेक सेंस और नॉट, यस। अब मुझे स्टूडेंट का सारा जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमने फिर क्या लिखा है यहाँ पे, शो स्टूडेंट। अब ये भी क्या है, इंस्टेंस मेथड है। ये भी क्या है, इंस्टेंस मेथड है। और ये भी क्या था, इंस्टेंस मेथड था। लेकिन इसको सेटर मेथड बोलते हैं, किसको, इसको। और इसको क्या बोलेंगे, गेटर मेथड, बिकॉज ये वैल्यू को क्या करेगा, गेट करेगा। अब बताओ करना क्या है बच्चा इससे, सर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सेटर, जो वैल्यू को सेट करता है, और नीचे वाले और जो वैल्यू को गेट करेगा वो गेटर, और जो वैल्यू को सेट करेगा वो सेटर। तो अगर मुझे वैल्यू गेट करने हैं तो वैल्यू क्या गेट करना है, नेम, कोर्स, यही नहीं गेट करना है। तो सी आउट लगाऊं, यस। क्या डालेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और यहां नेम किस में है, वही नेम में है ना। और लास्ट में क्या लगाएंगे, एंड एल लगाएंगे, ताकि लाइन चेंज हो जाए। और उसके बाद क्या डालेंगे, कोर्स ऑफ स्टूडेंट इज और क्या डालेंगे, कोर्स। और फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, स्पेलिंग देख लेना जी, थोड़ा टाइपिंग में हो सकता है, बताना। हाँ, कोर्स के बाद फिर क्या है, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द इज, क्या डालेंगे यहाँ, डीओ है ना। और क्या लगाएंगे, एंड एल। फिर क्या डालेंगे, सी आउट। क्या, फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, क्या डालेंगे यहाँ पे, फोन ना, और एंड एल। और उसके बाद फिर क्या बचा, फी बचा, यही ना, ऑफ द स्टूडेंट इज, फी ऑफ द स्टूडेंट इज। और यहाँ पे क्या डालेंगे, फी। और उसके बाद क्या लगा देंगे, इंडेल। क्यों लगा रहे हैं अल्फा, लाइन चेंज करने के लिए, राइट। अब देखो, ये हमारा एक भरा पूरा फंक्शन हो गया, ये क्लास हो गया। तो ये जो एग्जांपल हमने लिखा, जिसमें कि एक हमने क्लास बनाया, ये क्या है, इनकैप्सुलेशन को हमने अचीव किया। क्या अचीव किया, इनकैप्सुलेशन को अचीव किया, जिसमें एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा है स्टूडेंट,
आर स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने कुछ प्राइवेट इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाए, क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। और यहां हमने क्या बनाया है, कुछ पब्लिकली डिक्लेयर किया है इंस्टेंस मेथड को। दो मेथड है इसके अंदर, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। अब देखो हमने इतना बना करके छोड़ दिया, अब जो प्रोग्राम लिखेगा बंदा वो क्या करेगा, सिर्फ पता है यहां सिर्फ स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ स्टूडेंट। अब एस बड़ा लिखे हैं हो, खाली ये देख लो, हाँ स्टूडेंट का एस बड़ा है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट। और S1 अगर पहला स्टूडेंट का एडमिशन, कोई स्टूडेंट आया बोला सर एडमिशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, बस एक लाइन लिखेंगे स्टूडेंट स्पेस S1। दूसरा स्टूडेंट आएगा तो क्या लिखेंगे S2, कहाँ पे, यहीं कॉमा देके बस ऐसे लिख देंगे। अब बाकी कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार वेरिएबल्स नहीं बनाना है, बार बार हमें फंक्शंस नहीं लिखने हैं। देखना कितना बेहतरीन काम होता है, रन करें। बोलोगे कि उप्स पहले क्यों नहीं पढ़ लिए, कितना आसान। अभी ये कुछ चला नहीं चला, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया। ऐसा लिखने का मतलब है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ कौन सा क्लास, स्टूडेंट क्लास, इसका ये मतलब है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें मेथड्स को कॉल करने पड़ते हैं बच्चा, तो मेथड का नाम क्या है, इनरोल स्टूडेंट, तो इसको बुलावे पड़ेगा। अब बुलाने को क्या बोलते हैं यहाँ, कॉल करना, तो क्या लिखना पड़ेगा, इनरोल स्टूडेंट, ऐसे कॉल करना पड़ेगा। अगर ये इसको कॉल करना है, स्टूडेंट का जानकारी देखना भी है, तो किसको कॉल करेंगे फिर, S1 डॉट शो स्टूडेंट। अब देखना जैसे ही, ओ देखना क्या एरर आ गया, स्पेलिंग सही है। अब नेम पूछ रहा है गुलशन BCA, डेट ऑफ एडमिशन 10/8/24, फ़ोन नंबर 9334206243, फ़ी मान लो कि 10,000 रुपये डाल दे रहे हैं इसका। तो देखो गुलशन का पूरा डिटेल आ गया हमारे पास। अब मान लो गुलशन का एक दोस्त है आदित्य, वो भी बोलता है हम भी एडमिशन लेंगे, तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे S2 डालेंगे, और उसके बाद अब राधा का नंबर आएगा, तो इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे यहाँ, S2 डॉट, बस स्टूडेंट ये लिखना पड़ेगा। अगर मान लो हम उसका जानकारी देखना भी चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, शो, बस मुझे ये डालना पड़ेगा। अब सोचो कितना आसान है ना, कि बार बार हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं, बार बार फंक्शंस लिखने पड़ रहे हैं, नो। अब देखो दो स्टूडेंट का पूछेगा, पहले गुलशन का BCA, डेट ऑफ एडमिशन चलो कुछ भी डालते हैं, अब फ़ोन नंबर कुछ भी डालते हैं, फ़ी 10,000। अब दूसरे स्टूडेंट का पूछा, दूसरा क्या है आदित्य, और कोर्स क्या है इसका भी BCA, डेट ऑफ एडमिशन क्या है 22/8/24, और फ़ोन नंबर इसका ये है, फ़ी इसका है मान लो 6,000 रुपये। अब पहले गुलशन का डिटेल आया, फिर किसका आया, आदित्य का। इसमें कुछ डेटा प्रॉक्सी है, ये मैं डिस्क्लेमर के रूप में दे रहा हूँ, इसको लेना देना नहीं। अब मान लो एक और स्टूडेंट BCA में आ रही है, हाँ बोलो ना। वो तो सबका वो यहाँ खत्म हुआ, इधर ही खत्म हुआ, उसको जस्ट नहीं किया गया, लेकिन इसमें तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ा लाइन चेंज तो वो कौन बड़का चीज है वो? चलो हो गया, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। मान लो एक तीसरी कोई स्टूडेंट है तन्नू, वो भी एडमिशन ली है, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, बस S3 लिख देंगे यहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं क्लास लेंगे, तुम इतना खुशी खुशी आया है, बस तुम 10 मिनट में आ जाओ यहाँ पे। हाँ अरे
इस तरह का स्माइल आज देखने को मिलता है कहाँ? छोटा बच्चा से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग तक सब टेंशन में रहते हैं। छोटकन बचपनों बड़ा टेंशन में, पूछेंगे आज टेंशन में बड़ा दिख रही हो, इतना मोटकी मैम दे देती है टास्क की। और वही मैम का खौफ इतना रहता है कि अपने पेरेंट्स से नहीं डरेगी जितना मैम का खौफ रहता है। मतलब छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब टेंशन में। और जितना वो अभी इनोसेंट स्माइल के साथ था, मतलब स्माइल ऑफ द ईयर डाला जा सकता है उसको। रन कर दे। S3 का तो शो नहीं करेगा ना, पूछेगा S3 से। अच्छा S3 के लिए शो नहीं लगाए हैं? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो गुलशन का नहीं शो करेगा। यही ना चाहता था। सांत्वना दे रही है क्या उसे? सही है ना? अगर वही S3 के लिए भी क्या लगा देते हैं हम लोग? हाँ अल्फा भी आ जाएगी, लगा ही देते हैं S3 डॉट। हाँ ना, ये तीनों लड़ने वाली नहीं है। हम लोग अच्छे हैं। हाँ। नेम ऑफ स्टूडेंट में क्या डाल देंगे? मान लो डाल देते हैं अल्फा, कहीं डाल देते हैं पहले BCA। अब देखो सभी का डिटेल आ गया अपने पास नहीं? तो बताओ कि अगर एक बार हमने प्रोटोटाइप बना के रख लिया तो मुझे अब सिर्फ करना क्या पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके मेथड्स को कॉल करना पड़ रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, मैं चाह रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए मुझे कॉल भी करना, इनरोल स्टूडेंट को कॉल करना ना पड़े, बल्कि ये अपने आप कॉल हो जाए। कितना बढ़िया रहेगा नहीं? यस बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बच्चा? बस आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अपने क्लास के अंदर क्या बनाना होगा? कंस्ट्रक्टर। क्या बनाना होगा? कंस्ट्रक्टर, जो अभी तक आप नहीं बनाए हैं। बनाए हैं? नहीं। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम आपका क्या है? तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? पहला बात याद रखिए कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है, और स्पेशल किस सेंस में कि इसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। दूसरा ये कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो यहाँ आप वाइड इंट कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, हटाइए। नॉर्मल फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो आप यहाँ इंट, कैरेक्टर, वाइड कुछ नहीं लिखेंगे, हटा दिए। तीसरी बात ये कि जो आप कंस्ट्रक्टर बनाए हो इम्प्लिसिटली कॉल होगा, मतलब इसको कॉल करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये कॉल होगा। और यही इसका मेन स्ट्रेंथ होता है। अब इसके आगे हम क्या लिखें? इंस्टेंस मेथड लिखें, सही है? तो क्या लिख देंगे तो सही रहेगा? क्या लिख दिए? कंस्ट्रक्टर है ये। अब देखिए कंस्ट्रक्टर का कमाल कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपसे सारी जानकारी मांगेगा ये। क्या बात है? मांगा?
मान लो हमने लिखा यहाँ पे दो पंकज, दोनों दोस्त का भी डाल देते हैं जी। पंकज BCA 11/6/24, फ़ोन नंबर पंकज का है, अब फी पंकज का है। दूसरा दोस्त क्या है? रवीश ना, रवीश कुमार पत्रकार। और यहाँ पे क्या डाल दिया जाए? BCA और डेट ऑफ एडमिशन 22/6/24 और फ़ोन नंबर ये, और फी क्या डाल दिया जाए? 3000। अब देखिए पंकज का और रवीश का दोनों का डिटेल आ गया हमारे पास। तो बताओ अब हमें वैल्यू सेट करने के लिए कोई फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है? नहीं। क्या ये ऑप्शन था सी में? नहीं। ये कहाँ मिला मुझे? ये एक मैजिक से कम है कि सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फंक्शन अपने आप कॉल हो रहा है। और ये स्पेशल फंक्शन जो अपने आप कॉल हो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, सेटर का की है वैसे। अरे व्हाई नॉट, कुछ नहीं करो, खाली एकरे में उठा के डाल दो इसको। इसमें इसका नाम चेंज करना होगा फिर? नाम तो चेंज ही नहीं कर सकते, फिर वो उल्टा बोलने लगे आप। पहले ही समझाया ना कि कंस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो क्लास, तो नाम तो बदल ही नहीं सकते हैं। नो। अब आइए, अब देखिए, आप कंस्ट्रक्टर के बॉडी में जो डाल दीजिएगा ना, ऑब्जेक्ट बनाने के साथ चल जाएगा, और उतनी बार चलेगा जितना ऑब्जेक्ट बनाइएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कितनी बार चलेगा? कंस्ट्रक्टर एक बार चलेगा। 2 बनाइएगा 2 बार, 200 बनाइएगा 200 बार। अब देखिए, अभी हम कुछ नहीं, कोई फंक्शन कॉल किए हैं, खाली एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं। देखिएगा क्या मैजिक होता है। क्या पूछ रहा है? नेम ऑफ ए स्टूडेंट। अब मान लो यहाँ पे जय डाल देते हैं, BCA, डेट ऑफ एडमिशन 22/7/24, फ़ोन नंबर, और मान लो इसका फी डाल देते हैं। तो जय का पूरा डिटेल आ गया कि कॉल करना पड़ा। तो ये पावर है कंस्ट्रक्टर का। मुझे लगता है आज के लिए तो काफ़ी है इतना। एक बार इतना करो, कल फिर बाकी कल आपको इनहेरिटेंस का जादू दिखलाएंगे। आज किसका सिर्फ हमने देखा है जादू? इनकैप्सुलेशन का। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। फोटो कर ले। हाँ सर।